2014 का 21 सितंबर का पूछा हुआ, देखेंगे सेट नंबर 5 6 होगा, 2 2 4 5 6 6 नंबर आज सेट देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए प्लीज। चलिए देखते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। ठीक है, 21 सितंबर 2014 का है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक लाइक का बेटा में नीचे दाब दीजिए। ठीक है, ताकि मेरा भी आपका सहयोग बना रहे, आपका मेरे तरफ से आपका भी सहयोग हो, आप एग्जाम पास करें। ठीक है, एक लाइक किसी कारण मानिए समझिए कि आपका भविष्य बन जाए, एक लाइक बना दीजिए। ठीक है, लाइक दे दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, ठीक है, क्या है चलिए देखते हैं। कह रहा है शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। यहाँ थर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अधिगम्य तारतम्यता का नियम लागू हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक क्या किया, वे सीखने के तैयार ना हो। ठीक है, यानी शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखते जब तक वह सीखने के प्रयत्न नहीं करते तथा सीखने के लिए जिज्ञासु नहीं होते। इसलिए सर्वप्रथम शिक्षक को शिक्षार्थियों को मानसिक व शारीरिक रूप से अधिगम के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, अब है तीसरा क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? किस पर देता है? पोषण पर। किस पर देता है? पोषण। यानी अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस प्रकार के अधिगम में बालक सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, दूसरे के व्यवहारों को देखकर उन्हें अनुरूप व्यवहार करना, व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारण करना और समान व्यवहार को त्यागना सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? उद्यम के मुकाबले में हीनता पर बल देता है। यानी एरिक्सन द्वारा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया। एरिक्सन के अनुसार यह चौथा विकासात्मक चरण है जो बाल्यावस्था के मध्य में परिलक्षित होती है। बालक द्वारा की गई पहले से वह अनुभव जो संपर्क में आता है और जैसे जैसे वह अपने बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है तब तक वह अपनी ऊर्जा और बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। पांचवा क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव बायोस्की। कौन है? लेव बायोस्की के। बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह तथ्य लेव बायोस्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत से संबंधित है। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने से सख्त विरोधी हैं। ठीक है, तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? किस पर होंगे? उत्तर पारंपरिक स्तर पर। जो किशोर रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी तथा किसी भी छात्र के खिलाफ हुए उत्पीड़न के विरुद्ध हैं, वो किशोर उत्तर पारंपरिक स्तर पर होते हैं। ठीक है, अब है 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किस सिद्धांत पर है? ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, साथ ही इससे हुआ अधिगम लंबे समय तक याद रहता है। यह शिक्षा करके सीखने पर आधारित है, इसलिए सीखा हुआ अधिक समय तक हमेशा याद रहता है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? कौन सा होगा? गतिक बुद्धि। कौन बुद्धि? गतिक बुद्धि। कहने का तात्पर्य है एयरफोर्स पायलट बनने के लिए उसमें गतिकी बुद्धि का होना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पायलट के लिए शारीरिक गति पर नियंत्रण करने और उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता होनी चाहिए। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में
कारक जी है। क्या है? समान बुद्धि। क्या है? समान बुद्धि। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक समान बुद्धि से संबंधित है। यह एक समान योग्यता है जो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है। दैनिक जीवन के कार्यों में जी कारक का उपयोग अधिक होता है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस पर संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगते हैं? किस पर करते हैं? वस्तु अस्थायित्व पर। किस पर करते हैं? वस्तु अस्थायित्व पर। कहने का मतलब है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु अस्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, अर्थात शिशु में वस्तु के संप्रत्यय का विकास हो चुका है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? कौन हो सकता है? कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या की तुलना। ठीक है, यानी कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या की तुलना समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। दूसरे शब्दों में किसी भी समाज में बालक और बालिकाओं कक्षा 12 तक पहुंच कितनी है, इसकी तुलना करके यह पता लगाया जा सकता है कि समाज में लैंगिक समानता है या नहीं। यदि समाज में लैंगिक समानता है तो कक्षा 12 में बालकों और बालिकाओं की संख्या बराबर होगी। ठीक है, यदि समाज में लैंगिक रूढ़िबद्धता है तो कक्षा 12 में बालकों और बालिकाओं की संख्या में अंतर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करती है? किसमें करती है? सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में शिक्षकों की मदद करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन। क्या है? सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। सीखने के आकलन क्या है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। आकलन एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं। साथ ही विद्यार्थी भी अपने अधिगम का परिणाम जानकर प्रोत्साहित होता है तथा और अच्छा करने का प्रयास करता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन। क्या है? रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। विद्यालय आधारित आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर कह रहा है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? ठीक है, क्या होगा? पोर्टफोलियो आकलन। क्या है? पोर्टफोलियो आकलन। आप अपने समाज के लिए क्या करते हैं इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह पोर्टफोलियो आकलन गतिविधि है। इससे बालकों में रचनात्मक को भी बढ़ावा मिलता है। अब 16 नंबर है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या है? यानी दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अब अलाभावंती बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। ठीक है, यानी शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के लिए माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभावंती बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। यह बालकों में सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन होगा? एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। यानी एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार बालकों को किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया को बाधित करता है जिससे बालक को अधिगम करने में कठिनाई आती है। अब 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उनके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो क्या कहलाता है? पर्यावरणीय। क्या कहलाता है? पर्यावरणीय। अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए पर्यावरणीय उपागम सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी कौन सी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं?
त्रिवृत्तीय कौन है? त्रिवृत्तीय रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जानी जाता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या होगा? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? कौन है? संरचित व्यवहारपरक अवलोकन। संरचित व्यवहारपरक अवलोकन है। अब अधिगम व्यवहार परक होता है, अर्थात अधिगम से व्यवहार में परिवर्तित होता है, इसलिए अधिगम निर्योग्यता का निरीक्षण करने के लिए संचरित व्यवहार परक अवलोकन करना सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है क्या है? विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। यानी विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। अधिगम निर्योग्यता शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, बायोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, यानी सांस्कृतिक और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक और भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह कथन बायोस्की ने अपने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार दिया है। यह एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर अधिक बल देते हुए बालकों को क्या किए थे? मानसिक विकास पर कार्य किए थे। ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकलना किसके लक्ष्य हैं? मनोवैज्ञानिक किसका? वैज्ञानिक पद्धति का। व्याख्या अनुमान और नियंत्रण प्राकलना वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, यह एक शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? यानी शिक्षार्थी से कहेंगे कि आप विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। ठीक है, यानी कह रहा है शिक्षार्थी गणित में त्रुटि करता है, एक शिक्षक के रूप में हम शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। इससे बालक में समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होगा और उसके IQ स्तर का विकास होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतराव्यक्तित्व और अंतःव्यक्तित्व पद्धति में। अंतराव्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझने तथा दूसरे के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता आदि है, जबकि अंतःव्यक्ति बुद्धि से तात्पर्य अपने भावों का संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता से है। अब 27 नंबर क्वेश्चन, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होता है। संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। इस तथ्य पर संवेग को मनोविज्ञान में सबसे कम ध्यान दिया गया है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, किसके रूप में जाना जाता है? प्रेरक के रूप में। किसके रूप में? प्रेरक यह एक आंतरिक बल है जो किसी भी मनुष्य को समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है। ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा होगा? आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ठीक है। अब आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्ध, उत्तेजना में कमी, ये सभी अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में सही क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन होती है? प्रतिधारक। बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है।
अब आते हैं हिंदी, ठीक है। ये है 31 से 39 तक है, गद्यांश पढ़कर देना है, ठीक है। चलिए गद्यांश डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। 31 का आंसर होगा गद्यांश में क्रिसमस के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी और चारों तरफ बर्फ के कारण सफ़ेद सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई पड़ रहा था, इसलिए लेखक ने सफ़ेद बर्फ के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द प्रयोग किया है, ठीक है। अब 32 नंबर क्वेश्चन, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना क्या है? एक बार ज़्यादा था, ठीक है। अब है 33 नंबर क्वेश्चन, संतोष की क्या बात थी? शाम को बारिश कम होने लगी, शाम को क्या होने लगी? बारिश कम होने लगी। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार लेखक कह रहा है कि संतोष की बात यह थी कि शाम को पानी जोर जोर से हल्का हल्का पड़ने लगा, ठीक है। अब है जाड़े के दिनों में पानी का रिसना 22 दिसंबर की शाम को, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? क्यों? पानी नल में जम गया था, पानी जो था क्या होता नल में जम गया था। अब है 36 नंबर, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना क्या होता है? कठिन होता है। अब है 37 नंबर क्वेश्चन, हाड़ कांपने वाली सर्दी से आशय है, हड्डी कांपने वाली सर्दी। उत्साह शब्द का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। उत्साह का मतलब क्या होता है? भाव, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, ठीक है। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, घर का बहुवचन क्या होता है? घर ही होता है, ठीक है। घर का बहुवचन घर ही होता है। चाकू का भी क्या होता है? बहुवचन चाकू ही होता है, ठीक है। अब है 40 से 45 है, कविता को पढ़कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 40, हवा क्यों तिलमिला रही है? दिए के निरंतर जलने से। हवा क्यों तिलमिला रही है? दिए के निरंतर जलने से। अब है 41 नंबर क्वेश्चन है, ईद का चांद किसके लिए कहा गया है? शहीद को। ईद का चांद किससे कहा गया है? शहीद को। अब है 42 नंबर क्वेश्चन है, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? वह सच्चा इंसान था। शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? वह सच्चा इंसान था। यह कविता का पढ़कर सवाल देना है, इसलिए हम सिर्फ आंसर इसका बता रहे हैं। कविता में अंधकार शब्द से आशय है क्या है? बुराइयां। अंधकार से क्या है? बुराइयां। अब है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, कौन होगा? ई। दर्शनीय में कौन प्रत्यय है? ई प्रत्यय। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन है? अनल। अनल जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है, अनल जो है आग का होता है, ठीक है। हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है, हवा का पर्यायवाची हो गया ये सब अनिल, मरुत, पवन, समीर, वायर, ठीक है। जबकि अनल पर्यायवाची पावक, अग्नि, वासुदेव, सुखा, ठीक है, अग्नि का है। अब है 46 से 50, ठीक है। इन प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुना है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है भाषा के संबंध में? ऑप्शन नंबर डी होगा, भाषागत विविधता एक समस्या है। भाषागत विविधता क्या एक समस्या है? यह कथन भाषा के संबंध में सही नहीं है। जबकि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, लेकिन बहुभाषिता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संवाद करती है। अब 47 नंबर क्वेश्चन, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। अब है 48 नंबर क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछा ना छोड़े। यानी शिक्षक बच्चों को पीछे छोड़ देंगे, वह अन्य बच्चों से बिछड़ जाएंगे तथा उनकी भाषिक विकास पूर्ण रूप नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है क्या है? भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना। इन उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों में भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध समझने की क्षमता का विकास हो, क्योंकि जब तक बच्चे भाषा की बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। अब 50 नंबर, भाषा शिक्षण क्या है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? कौन होगा? प्रश्नों के उत्तर लिखना, ठीक है। अब 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। यानी बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना, ठीक है। यानी हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई सिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य बच्चों की नियमबद्ध प्रकृति पहचान और उसका विश्लेषण सिखाना है। अब है
52 नंबर क्वेश्चन है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। अब है लेखन क्षमता, क्या है? लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति का अभ्यास करना। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जहाज मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। इस भाषागत विविधता में सही रूप से क्या संबोधित किया जा सकता है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की भी जगह मिलनी चाहिए, किसके लिए सही कथन है? इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। अब पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना है। द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना है। अब सी है द्रुत गति, क्या है? द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? किसको मानते हैं? हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सबसे बेहतर सवाल होगा कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का मौका मिलेगा जो कि भाषाई कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब है कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकता है। कविता क्या हो सकता है? एक से अधिक अर्थ हो सकता है। अब कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। वह बच्चों में साहित्य की धरोहर पर वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। ठीक है, यानी कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता पैदा करने वाली होगी, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपनी भाषा पुस्तक को पढ़ने की रोचकता प्राप्त होगी तथा वह साहित्य धरोहर को और वर्तमान में साहित्य के बारे में समझ सके और उसकी तुलना करें। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए। भाषा की कक्षा को समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में जहाँ सभी विभिन्न प्रतिभा वाले विद्यार्थियों मौजूद हो वहाँ दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने से बच्चों के ध्यान को केंद्रित किया जा सके। इसके द्वारा मिला ज्ञान बच्चों में लंबे समय तक विद्यमान रहता है। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? बायोस्की से संबंधित। किससे है? बायोस्की से। अंतःवाक्य की संकल्पना का संबंध बायोस्की से संबंधित है। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, भाषा और चिंतन से संबंध होता है कि यह कथन है कि पूर्णतः सही। क्या है? पूर्णतः सही। भाषा और चिंतन से संबंध होता है कि यह कथन पूर्णतः सही है, क्योंकि भाषा चिंतन करने की वस्तु है। भाषा को हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतनी ही अधिक वस्तुनिष्ठता प्रमाणित होगी और यह चिंतन के द्वारा सही संभव है। अतः यह कहना है कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है पूर्णतः सही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 60 क्वेश्चन सही है। अब हम लोग संस्कृत देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं संस्कृत। संस्कृत का यहाँ पे पहले श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 लाइन श्लोक है, उसका ये 4 लाइन नहीं श्लोक दिया हुआ है, उसका हम लोग अब आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं। अब है तरवा के न कारनेम नम्रा भवन्ति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा फलोदमय। क्या होगा? फलोदमय, यानी तरत्व फलोदमय नम्र भवन्ति, यानी उपयुक्त पद में प्राप्त सुक्ति भवन्ति नम्रा स्वत्र फलोदमय, अर्थात फल के आने पर ही वृक्ष झुक जाते हैं के आधार पर चौथा विकल्प फलोदमय सही होगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, केशाम वंचनम शिलालिखितम अक्षर म्यू भवन्ति। क्या होगा? सताम। क्या होगा? सताम होगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, काष्ठतः इतस्य किम विशेषण पत्रम प्रयुक्तम। क्या होगा? मध्यमानात्। क्या होगा? मध्यमानात्। काष्ठात् इत्यस्य विशेषण मध्यमानात् प्रयुक्तम।
का अर्थ होता है यानी लकड़ी के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है। अन्य 3 शोकात यानी क्या होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब है अब 64 नंबर क्वेश्चन है, वाहिनी इतर्थे किम पर्याय पदम पद मत्र प्रयुक्तम, क्या होगा अग्नि, क्या होगा वाहिनी का क्या होगा अग्नि, वाहिनी इसका पर्याय अग्नि है। गौरव घना भूमि ये तीनों विकल्प वाहिनी आग से मेल नहीं खाते हैं। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, अल क्या है अलसानाम इससे किम विलोपम पत्रम प्रयुक्तम, क्या होगा सुत्साहानाम। ठीक है, यानी अलसानाम इसत से विलोपम पत्रम सुत्साहानाम प्रयुक्तम अलसानाम इत पद का विलोम सुहासनाम। अन्य तीनों विकल्प असंगत है, अतः विकल्प भी इसका सही उपयुक्त होगा। ठीक है, अब है 66 नंबर, जायते क्या है, जायते इति क्रियापद से कर्तुपदम किम, क्या होगा, चलिए इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जायते क्या होगा, जायते इति क्रियापद से कृतम अग्नि काष्ठा अग्नि जरयाते, अर्थात लकड़ी से अग्नि पैदा होती है, इसमें लकड़ी कर्म अग्नि करता जायते क्रिया है, अतः विकल्प डी सही होगा। ठीक है, अब है गद्यांश के पढ़ के उत्तर देना है। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, असत्यम इतते किम पदमत्र प्रयुक्तम, क्या होगा अनृतम, क्या होगा अनृतम, यानी असत्य इस पद के लिए इन विकल्पों में अनृतम पद आया है जो कि असत्य का पर्याय है। शेष तीनों विकल्प असत्यम पद से मेल नहीं खाते हैं, अतः शेष तीनों विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प ए होगा। अब 68 नंबर है, कदा दधि न भुक्तवम, क्या होगा रात्रे, क्या होगा रात्रे, रात्रि दधि न भुक्तवम, अर्थात रात में दही नहीं खाना चाहिए, जबकि दिन दोपहर और शाम को दही खाया जा सकता है। ठीक है, अब है 69 नंबर क्वेश्चन, जना केशाम पूजनम कश्यप, क्या है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अतिथि नाम, क्या होगा अतिथि नाम, अतिथि में मतलब क्या होता है मेहमान होता है। ठीक है, जो पूजनीय होते हैं, जबकि दृष्टिवशीय मायावी और यहाँ पूजनीय शब्द तर्क संगत नहीं है। ठीक है, अब 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंद्रियाणी कति भवंती, क्या होगा पश्य, इंद्रियाणी पश्चानी भवंती, अर्थात इंद्रियां 5 होती है। गद्यानुसार इंद्रियां शब्दकोश यानी शब्द स्पर्श रूप रस और गंधा ही इंद्रियां हैं। अब है 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क न आरोही, क न आरोही आरोहते, क्या होगा द्रुतम, क्या होगा द्रुतम, द्रुतम न आरोहे, अर्थात पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, जबकि अश्व घोड़ा नौका अनाव होता है। अब है 72 नंबर, केन युक्तेन इंद्रियाणी अर्थ संग्रह सहनार्थी भवंती, क्या होगा मनसा, क्या होगा मनसा, मनसा इंद्रियाणी अर्थ संग्रह समानार्थी भवंती, अर्थात मन के द्वारा ही इंद्रिया संग्रहण धन संचयन में समर्थन होती है। अब 73 नंबर है, अहडानवान इत्यर्थे किम पदमत्र प्रयुक्तम, क्या होगा अहमानी, क्या होगा अहमानी, अहंकारवान इत्यर्थे अहमानी पदम प्रयुक्तम, यहाँ अहंकारवान से मेल खाता हुआ अहमानी पद ही प्रयुक्त है, जबकि शेष तीनों विकल्प असंगत है। अब है 74, गुरु वृद्ध आचार्यान इति पदे का समास, क्या होगा द्वंद्व समास, कौन समास द्वंद्व समास, गुरु वृद्धा आचार्यान इति पदे द्वंद्व समास, अर्थात गुरु पश्चात आचार्य, इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेश समाहारा एक्सेस, अतः विकल्प भी होगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, क्षमावान क्षमायान, क्या है क्षमावान इतस्य क प्रत्यय, क्या होगा क्वत्सु, क्या होगा क्वत्सु, क्षमावान अभाव क्वत्सु प्रत्यय। अब है निर्देश, सर्वाधिक समीचीन विकल्पम चित्वा, निम्नलिखित प्रश्न नाम प्रश्न खंडयान 76 से 90, ठीक है देना 76 से 90 तक। कह रहा है 76 नंबर, संप्रेषण नाम भाषा शिक्षणम इतेन का अभिप्राय, क्या होगा श्रवण भाषा पठन लेखन कौशलम सर्वध्ययन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति च विकास। कह रहा है संप्रेषण भाषा शिक्षण
शिक्षण भाषा पठन लेखन कौशलानां संवर्धनेन ग्रहण सकते अभिव्यक्ति च विकास। अर्थात भाषा के संप्रेषण के लिए श्रवण भाषा पठन लेखन कौशल के संवर्धन के लिए ही भाषा शिक्षण की ग्रहण शक्ति और अभिविन्यास का विकास होती है। अब 77 नंबर क्वेश्चन है, छात्रा स्वाध्यायात् प्रेरित भवेयु इत्यर्थ का उपाय समीचीन भाषा कौशलान संशोधनार्थ प्रयोजनात्मक कार्यार्थ गृह कार्य व अधिकाधिकम उपयोग। छात्रा अधिकाधिक जिज्ञासा भरवेयु इत्यर्थ ते प्रोत्साहनीय क्या होगा, डी नंबर होगा, यानी छात्रा स्वार्थ प्रेरित भवेयु इत्यर्थ छात्रा अधिकाधिक जिज्ञासा भवेयु इत्यर्थ ते प्रोत्साहनीय अर्थात छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करने हेतु उनमें जिज्ञासा जगाने की इच्छा उत्पन्न करना चाहिए तथा इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे छात्र स्वाध्याय के लिए आवश्यक प्रेरित होंगे, अतः विकल्प डी इसका उपयुक्त उत्तर होगा। अब है 78 नंबर क्वेश्चन, ऐसा बालानाम भाषा विकास विलमित भवन्ति तेषाम अभिप्रेरणार्थ क गतिविधि समीचन क्या होगा, छात्राणां संभाव भाषण से संगणन विश्लेषण च। ठीक है, ऐसा बालम भाषा विकास विलमित भवन्ति तेषां अभिप्रेरणार्थ छात्राणां संभाषण संग्रह विश्लेषण च समीचीन। था जिन बालकों का भाषा का विकास देर से होता है उनको प्रेरित करने के लिए छात्रों द्वारा संभाषण के संग्रह तथा विश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए। इससे इस समस्या का समाधान उचित ढंग से हो जाएगा, अतः विकल्प सी होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण संबंध युक्ति परिदृश्यम किम क्या होगा, व्याकरण नियमानाम सिद्धार्थ लेखन कौशलाभ्यक्ष एवं समीचीन उपाय क्या होगा, डी व्याकरण शिक्षण संबंध युक्तियाँ परिदृश्यम व्याकरण नियमानाम सिद्धार्थ लेखन कौशलाभ्यक्ष एवं समीचीन उपाय व्याकरण शिक्षण से संबंधित युक्तियों के लिए तथा व्याकरण नियमों के सिद्धांतों के लिए लेखन कौशल होगा। ठीक है, अब 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, उपचारात्मक शिक्षण इतेन अभिप्रेरण अस्ति क्या होगा, विद्यालयोपरांत शिक्षणम योजनम। ठीक है, यानी अर्थात उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य यह है कि यदि छात्र किसी भी विषय को जानना या समझने का असमर्थ है या उसे समझने में परेशानी हो रही है तो उसकी इस परेशानी या असमर्थता को दूर करने के लिए क्या उपाय है, इन उपायों का पता लगाने का प्रयास करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। अतः अब 81 नंबर क्वेश्चन है, भाषण लेखन कौशल संबंध निर्मित प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाम आयोजन संबंधे स्तः क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन डेन। ठीक है, यानी प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के आयोजन का संबंध रचनात्मक मूल्यांकन से होता है जो भाषा लेखन कौशल से संबंध प्रतिपुष्टि प्रदान करने का प्रभावपूर्ण कारक होता है, अतः विकल्प सी होगा। ठीक है, अब 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भविष्य कथनाम इति उपकौशलम केन संबंधम क्या होगा, रूपरेखा निर्माणन क्या होगा, रूपरेखा निर्माणन, यानी भविष्य कथा इस उपकौशल का संबंध रूपरेखा निर्माण से है, न कि सारांश लेखन टिप्पणी लेखन और वचन से, अतः विकल्प ए होगा। ठीक है, अब छात्रा पाठ वस्तुन भवम अवगतम समनार्थ संति न व शब्दार्थम अधिगंतु समार्थ संति न शब्दार्थ ज्ञातुम अन्वेषण कुर्त समर्थ असमर्थ व इत्यार्थ कृत प्रयासा केन संबंध संति क्या होगा, पठन अवबोधन मूल्यांकन पठन अवबोधन मूल्यांकन, यानी छात्र किसी भी पाठ्य वस्तु के भावों को जानने तथा उसके अर्थ को जानने में समर्थ है, यानी नहीं यह जानने के लिए किया गया प्रयास क्रमशः पठन अवबोधन मूल्यांकन संबंध होता है, अतः विकल्प बी सही होगा। ठीक है, अब 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रायः केचन छात्रा भाषणम लेखन संदर्भे केशा निश्चित शब्दानम प्रयोग संदर्भ अथवा अर्थभेद कुर्ता समर्थ न भवन्ति यथा वदतु कथयतु स्पष्टीकरण इत्यादि किम करणीयम क्या है, आधारभूत सिद्धांत अधिकृत विभिन्न संदर्भे शब्दानाम प्रयोगाभ्यास। ठीक है,
अब है प्रयास केचन छात्रा भाषण लेखनम प्रक्रिया संदर्भे केषाञ्चित् शब्दानां प्रयोग संदर्भे अथवा अर्थभेदकर्ता समार्थन भवन्ति अतः ते छात्रा आधारभूत सिद्धान्तान् अधिकृत विभिन्न संपन्न भदेषु शब्दानां प्रयोगाभ्यास करणीयम। ठीक है, जो छात्र भाषण लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में कुछ शब्दों के प्रयोग अथवा अर्थभेद करने में समर्थ नहीं होते हैं, उन छात्रों को आधारभूत पहलुओं के द्वारा विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अतः विकल्प सी तर्कपूर्ण उत्तर होगा। अब 85 नंबर क्वेश्चन, छात्रा व्याकरण दृष्टि शुद्ध रूपेण वक्तु सक्षमा शांति न व संदर्भानुगुणम परंपरा संबंध तर्कपूर्ण वाक्यान प्रयोग समर्था संति न व सम्यकरूपेण च उच्चारण कर्तु समर्था संति व न एतानि तत्वानि कीदर्शेन आकलनेन संबंधी। क्या होगा ये? सृजनात्मकेन। क्या? सृजनात्मकेन। ठीक है, अब छात्रा व्याकरण दृश्य शुद्ध रूपेण वंतु संदर्भानुगुण तर्क है वाक्य प्रयोगे सम्यक उच्चारण कुर्त च समर्था संति न अवा एतानि तत्वानि सृजनात्मकेन आलोकन संबंधित है। अर्थात छात्र व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से बोलने तर्कपूर्ण वाक्यों को प्रयोग तथा ठीक प्रकार से उच्चारण करने में समर्थ है या नहीं, इसका आकलन सृजनात्मकता के द्वारा किया जा सकता है, न कि भाषण लेखन और श्रवण के कौशल के द्वारा। अतः विकल्प ए सही होगा। ठीक है, अब 86 नंबर का रहा छात्र केंद्रिता कक्षा इत्येन का अभिप्राय अभिगति विधिनम छात्र पठन पाठन प्रक्रिया। क्या होगा? छात्र केंद्रित कक्ष अभिप्राय विभिन्न गतिविधिनम पठन पाठन प्रक्रिया। अर्थात छात्र केंद्रित कक्षा का अभिप्राय छात्रों के पठन पाठन प्रक्रिया से होता है, यानी शिक्षण में छात्रों की प्रधानता होती है तथा शिक्षण छात्रानुरूप होता है। तो विकल्प ए तर्कसंगत होगा। अब एक कॉपी अध्यापकम उद्घोषणार्थ श्रव्यदृश्य सामग्रस्यं प्रयोग करोति येन छात्रा भाषा संरचनात्मक सम्यक रूपेण अवगन्तुं समर्था भवेयुः। पुनश्च प्रश्नोत्तर द्वारा उद्घोषित सामग्र्या अभ्यासम कुर्ता समर्थ भवेयुः। ऐसा पद्धति केन उपागमे संबंधा। क्या होगा? संरचनात्मक केन होगा। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है अध्यापक द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग की उद्घोषणा की जाती है, तब जो छात्र भाषा संरचना को सम्यक रूप से जानने में सक्षम होते हैं या प्रश्नोत्तर द्वारा अभ्यास करने में भी जो समर्थ होते हैं, यह पद्धति संरचनात्मक उपागम से संबंधित होता है। अर्थात विकल्प बी समीचीन उत्तर होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि संज्ञानेन अर्थवाबोधन प्रक्रिया केन कौशल संबंध। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा करा श्रवणेन कौशले समुदाय। अर्थात ध्वनि संज्ञान से अर्थ है अवबोधन समझने की प्रक्रिया का संबंध श्रवण कौशल से होता है। अतः विकल्प डी सही होगा। ठीक है, अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक नियंत्रितायाम एवं पारिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायाम भाषा भयो से किम अवगम्यते। क्या होगा? भूमिका निर्वहन नाट्य गतिविधि युक्ति कक्षा। ठीक है, यानी अत्यधिक नियंत्रितायाम एवं परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायाम भाषा भयासे परिचर्चा संवाद युक्त अवगम्यते। यानी अत्यधिक नियंत्रित और लक्ष्य केंद्रित कक्षा में भाषा का अभ्यास चर्चा और संवाद के द्वारा संभव होता है। अतः विकल्प भी सही है। ठीक है, अब कर है भाषा अर्जनम अंतर्निहित मेव मनुष्य जन्मनान एवं कार्या अपि भाषा व्यवस्था युक्त व्यवस्था एवं सब व्यवहारम करोति। ऐसा विचारम केन उपागमे सिद्ध संबंध। क्या होगा? संप्रेषणात्मक। क्या होगा? संप्रेषण केन। ये भाषा अर्जनम अंतर्निहित में मनुष्य जन्म एतयो अपि, यानी कहने का अर्थ है मनुष्य में जन्म से भाषा का अर्जन निहित होता है, उसमें किसी न किसी रूप में एक भाषित व्यवस्था का स्वरूप निहित होता है और वह उसी के अनुरूप व्यवहार भी करता है। अतः भाषा व्यवहार का यह विचार संप्रेषणात्मक उपागम से संबंध है, यानी मनुष्य जन्म से ही अपने चारों तरफ
के संप्रेषण को समझकर उसी के अनुरूप संप्रेषण करता है, तो विकल्प डी सही है। ठीक है, गणित एवं विज्ञान, ठीक है, वैकल्पिक मैथ और साइंस, ठीक है, जिसका साइंस सब्जेक्ट है उसी का, ठीक है। चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। संख्याएं -11/20, -7/-15, 17/-30 और -3/10 और अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखा जाए। अवरोही यानी क्या चीज, घटते क्रम में, बढ़ते नहीं, अवरोही मैंने घटते होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग दशमलव में बदल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इससे क्या करते हैं, दशमलव में, ये लेन दे दिया है, इसको सबसे पहले आप क्या करिए, इसको दशमलव में कर लीजिए, प्रत्येक को दशमलव में कर लीजिए। देखिए सबसे जब से जो माइनस का मतलब होता है, जो जितना ही छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, जो जितना ही बड़ा होता है वो उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये उल्टा होता है। तो ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ऐसा ही होगा। अब है 92 नंबर क्वेश्चन, -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 हो जाए। ठीक है, क्या घटाया जाए, ये ध्यान दीजिए, क्या घटाया जाए, यानी क्या करिए, उसको कोई एक्स मान लीजिए, कोई संख्या को, ठीक है, उसमें से घटा दीजिए, बराबर -1 लिख दीजिए। तो जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7/5 से -2/7 घटाया जाए तो -1 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी 2/7 आया। अब है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर कह रहा है ए बराबर रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। देखिए 2013 है ना, इसको और इसको यानी 2013 का स्क्वायर, 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 1, 2014 का 2013 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या किया है कि 2 हो गया, 2 × 2013, तो इसको कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉमन नहीं, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 का 2 हो गया और ए हो गया। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे हमारा जो आया 1 प्लस, सॉरी ऐसे होगा, ये होगा हमारा a प्लस बी का स्क्वायर होगा, a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर हो गया कितना, 2014, जुट जाएगा तो कितना, 2014 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट बाहर निकल जाए, 2014 आ जाएगा। अब है 94 नंबर क्वेश्चन, यदि a b और c भिन्न पूर्णांक इस प्रकार है कि a लेस देन बी लेस देन सी लेस देन 0, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या हो गया, माना ए बी सी पूर्णांक क्रमशः -3 -2 -1 है, तब -3 -2 -1 0 लेस देन 0, तब विकल्प ए लेने पर -3 -1 -2 तो -4 -2, तो विकल्प ए सत्य है। ठीक है, अब है 95 नंबर क्वेश्चन, संख्या इतना दिया हुआ को मानक रूप में बदलना है, के गुना 10 का पावर n, ठीक है, व्यक्त किया जाता है तो के प्लस एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो संख्या दी गई है तो मानक रूप में करते हैं, के गुना 10 का पावर एन यानी 8.2903 गुने 10 का पावर 8। ठीक है, तो दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, के बराबर कितना, इतना हो गया, एन बराबर इतना हो गया, के प्लस एन यानी 8.2903 प्लस 8, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो अभाज्य संख्याओं x और y, x ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापवर्त 161 है, तो 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। यानी अभाज्य संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्त 161 है, एक्स वाई बराबर 161 और 23 गुने 7 यानी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन y, y बराबर 7, 3y माइनस एक्स बराबर 3 गुने 7 माइनस 23 यानी क्या हो गया 21 माइनस 23 बराबर -2, क्या हो गया -2। ठीक है, अब है 97 नंबर क्वेश्चन, इसकी क्या प्रयोजकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंड में से यादृच्छा चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है, क्या होगा, यानी 7/12, क्या होगा 7/12, यानी 72 के गुणनखंड निम्न में होंगे, कौन होंगे, 1 गुने 72, 2 गुने 36, 3 गुने 24, 4 गुने 18, 6 गुने 32 और 8 गुने 9, अतः गुणनखंड 1 2 3 4 5 इसका 72 तक। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, 12, और 11 से कम कहा जाए तो 7 गो, 11 से कम कहा जाए तो कौ गो है, 7 गो है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 9 तक क्या हो गया 7 गो। ठीक है, अब अभिष्ट प्रायिकता 7c1/12c1 बराबर 7/12। ठीक है, तो जो आएगा 7/12 आंसर हो गया। अब 98 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए रूट अंडर क्यू है, रूट अंडर क्यू है 500, यहाँ पे क्यू है 16 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, जब गुना करेंगे तो ये 8 गुने 1000, तो 8 का मतलब कितना होता है 2 और 1000 का मतलब 10, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। अब 99 नंबर क्वेश्चन, यदि x एक पूर्णांक है तब x प्लस 1 का पावर 4 माइनस x माइनस 1 का पावर 4 सदैव ही निम्न से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको
एक्स प्लस वन का पावर 4 माइनस एक्स माइनस वन का पावर 4, तो दो और कर लेते हैं एक्स स्क्वायर स्क्वायर में, इसको भी स्क्वायर इसको भी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया ए माइनस, एक होगा माइनस, एक होगा प्लस में, एक हो गया माइनस में, तो इसको हल करने के बाद क्या हो गया, फाइनली आया हमको इतना, और ये जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8x एक्स स्क्वायर प्लस वन दी गई संख्या 8 से भाज्य और विभाज्य होगी। ठीक है, अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। इस संख्या के अंकों का पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक है, क्या है, 3, क्या होगा 3, यानी माना सैकड़े का अंक 7, 8 और 9 है, तब इकाई का अंक 7 के लिए 0, 8, 9 के लिए 1, 9 के लिए 2, वास्तविक संख्या 700, 801, 902, क्रम बदलने पर, ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो अब इकाई का अंक कितना हो गया 3, इकाई का अंक कितना हो गया 3। अब है 101 नंबर क्वेश्चन, ए के पास 20 से 20% अधिक धन है और सी के पास 20 से 20% कम है। ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है। बी का धन कितना है 100 है मान लीजिए, और ए का धन कितना हो गया 120, सी का धन कितना हो गया 80, तो अभिष्ट कितना 120 माइनस 80/80 यानी 100 कितना हो गया, यानी 50% अधिक है। 102 नंबर क्वेश्चन है, रानी जो इस समय वाई वर्ष की और वह हमीद से x वर्ष बड़ी है तो 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु से 1/4 थी, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा होगा, यानी 3y माइनस 4x बराबर 45। कैसे होगा चलिए देखते हैं। रानी का वर्तमान आयु कितना है y वर्ष, ठीक है, दिया है प्रश्न से, तब हम हमीद का y माइनस एक्स लिखेंगे। 15 वर्ष पूर्व y माइनस एक्स माइनस 15 बराबर y माइनस 15 गुण 1/4, ठीक है, 4y माइनस, जो हल करने के बाद कितना आया 3y माइनस 4x बराबर 45। अब है 103 नंबर, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब है माना 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तब लाभ प्रतिशत बराबर 20 माइनस एक्स बटा एक्स बराबर गुणे 100, यानी 25 बराबर 20 माइनस एक्स बाई एक्स गुणे 100, यानी सब इसको काट पटा के x बराबर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष दर से अवमूल्यन होता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,45,800 है तो इसे कितने में खरीदा गया था, कितना में 20,000 रुपये में, कितना में 2 लाख रुपये में, कितने में 2 लाख रुपये, माना मशीन को x रुपये में खरीदा गया था। ठीक है, तो ए बराबर कितना है 1,45,800 है, तो आर बराबर कितना है 10%, एन बराबर क्या है 3 वर्ष है। ठीक है, सूत्र है ए बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का पावर n, 1,45,800, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 100/10/100 का पावर q, यानी 1,45,800, तो x बराबर क्या हो गया 90/100 का पावर 3, x बराबर क्या हो गया 1,45,800 गुने 100 गुने 100 गुने 100, 90 गुने 90 गुने 90, यानी कितना हो गया 2 लाख रुपये हो गया। ठीक है, खरीदा गया था। अब है 105 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके समान भुजाओं में से एक की लंबाई क्या होगी, 25 सेंटीमीटर, क्या होगी, यानी माना समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, क्या हो गया x सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दिया गया है आधार BC पर 48 सेंटीमीटर, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल पर 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब ट्रायंगल ABC क्षेत्रफल में 1/2 ऊंचाई गुने आधार BC 168 1/2 गुने AD गुने 48, तो यही सब कटा के AD का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज, अब ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस प्रमेय, यानी AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो इसको काट कर x बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। अब 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/π, अब वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात क्या होगा। ठीक है, माना वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है a, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त का व्यास 2r, प्रश्न उठा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16/π इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, तब a स्क्वायर बराबर 16/π इंटू पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 16 आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 16,
ए बाई आर का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ए बाई फोर बराबर 4, ए बाई 2r, यानी सब हल हल करके कितना है 2:1, ठीक है। अब 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगा। यानी किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना है 1440 डिग्री है। एन भुजा के बहुभुज के अनुपात कोणों का योगफल 2n-4 गुने 90 डिग्री, ठीक है। 1440 डिग्री बराबर 2n-4 इंटू 90 डिग्री, यानी 2n-4 बराबर 1440 डिग्री बटा 90 बराबर 2n-4 बराबर 16, 2n बराबर 20, n बराबर 10। अब 108 नंबर को, यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः ए, बी और सी है, तब a माइनस बी प्लस सी के बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का मान क्या होगा, ठीक है। पंचभुजीय पिरामिड, फलकों की संख्या 5 + 1 बराबर 6, किनारों की संख्या 5 गुने 2 बराबर 10, शीर्षों की संख्या 5 + 1 बराबर 6। अब है तब a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, यानी 6 माइनस 10 प्लस 6 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 2 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1 माइनस 2 बराबर -1। नोट, किसी बहुभुज में फलकों की संख्या बराबर n+1, तब किनारों की संख्या बराबर 2n, शीर्षों की संख्या बराबर n+1, जहाँ n भुजाओं की संख्या है। अब 109 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो तो शेष दो कोणों की समद्विभाजकों के बीच कोणों की माप क्या होगा। यानी अभिष्ट कोणों की संख्या 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री बाई 2, ठीक है। तब कोण ADC, ठीक है, ADC ई वाला कोण का 90 डिग्री प्लस कोण ABC बटा 2, तो इसका मान कितना 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री यानी 155 डिग्री। अब है 110 नंबर क्वेश्चन करा, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर में है, क्या होगा 768 पाई, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आधारों के क्षेत्रफल का योग कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। प्रश्नानुसार 4 गुने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने आधारों का क्षेत्रफल का योगफल, यानी 4 गुने 2 पाई आर एच बराबर 6 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर एच बराबर 12 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर गुने 12 बराबर 12 पाई आर स्क्वायर, आर बराबर क्या होगा 8 सेंटीमीटर। अतः आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 8 पाई इंटू 8 स्क्वायर गुने 12 बराबर पाई इंटू 64 गुने 12, आयतन 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, जॉर्ज व्हीलर, ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज व्हीलर के द्वारा दिया गया है। यानी डेविड हिलर ने यह कथन दिया है कि अधिक गणितीय जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय करना कैसे किया जाए। 112 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना है। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एनसीएफ 2015 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975, 1988, 2000 और 2005 में से एक है। अब है 113 नंबर क्वेश्चन, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है क्या होगा, चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार महत्वाकांक्षी का अर्थ विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों की खोजना है। क्या है, उच्च उद्देश्यों को क्या है खोजना है। अब 114 नंबर क्वेश्चन, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं का हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा होगा। यानी उसमें ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल दी हुई हो।
यानी उसके पूरे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय के बाद अभ्यास परीक्षण देना चाहिए। यानी कह रहा है अनिल प्रश्नों का मौखिक उत्तर दे देता है परंतु लिखित लिखित समस्या आ रही है। इसका अर्थ है कि उसके आलेख को कुछ खाली स्थान करके उसे दिया जाए ताकि उसके आंशिक समस्या का हल किया जाए। अब 115 नंबर क्वेश्चन है। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पतियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? यानी वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी, वास्तविक जीवन के गणितीय अवधारणाओं को जोड़ने संबंधी से दर्शाता है। यानी कह रहा है एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पतियों को एकत्र करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। इस पत्र पर शिक्षिका शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन के गणितीय अवधारणाओं को जोड़ने का प्रयास करती है। अब 116 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधारित वाक्य क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। यानी कह रहा है गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में शामिल है। अब 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी एक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पांच वर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। अब इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्गीकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। अब इसी तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी का सहायता करती है। क्या करती है? संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंध की पहचान करने में। इस प्रकार की गतिविधियां संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधी को पहचान करने में सहायता करती है। अब 118 नंबर क्वेश्चन। NCF 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। सूत्रों और एल्गोरिदम को क्या करते हैं? कंठस्थ। NCF 2005 के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे सूत्र व एल्गोरिदम को कंठस्थ करें। अब 119 नंबर क्वेश्चन। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी किसके द्वारा ज्यामिति को सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं? यानी खोजपरक उपागम। क्या है? खोजपरक उपागम को। यानी जियोजेब्रा ज्यामिति बीजगणित तथा कैलकुलस सीखने का सॉफ्टवेयर है। यह एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जो विद्यार्थियों को खोजपरक उपागम को निर्माण करती है। अब 120 नंबर क्वेश्चन आते हैं। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, ठीक है, अब योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रम संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है था। ठीक है, अगर है विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की सफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया योग्यता के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रम संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। अब 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। क्या होता है? वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा होता है। यानी किसी सूचीबद्ध कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा होता है तथा प्रतिबिंब का रंग बिंब रंग का होता है। अब निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। समूह पुंकेसर का भाग और स्त्री केसर का भाग क्या होगा? यानी परागकोश यानी परागकोश तंतु, अंडाशय, वर्तिका यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुंकेसर पुमंग का भाग है जो पादप के नर जनन अंग कहलाते हैं। पुंकेसर पुमंग का भाग है। पुंकेसर जो है किसका? पुमंग का भाग है। ठीक है, अब है जो एक पुमंग में कम से कम एक या अधिक पुंकेसर हो सकते हैं। एकल पुंकेसर का आधारीय भाग पुंकेसर तंतु का तथा शीर्ष भाग परागकोश में विभक्त किया जाता है। स्त्री केसर के अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र में विभक्त किया जाता है। स्त्री केसर का अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र में विभक्त किया जाता है। अंडाशय आधारीय भाग जबकि वर्तिकाग्र शीघ्र भाग है जिस पर परागकण क्रिया के दौरान परागण
आकार ठहरते हैं। अतः दी गई तालिका में समूह ए में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर के भाग सुमेलित हैं। अब 123 नंबर क्वेश्चन, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रक्षेपण करें तो आप यह पाएंगे कि यदि किसी घास के पौधों को सावधानतापूर्वक उखाड़कर निरीक्षण किया जाए तो उसकी रेशेदार जड़ें तथा उसकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास प्रेक्षित होगा। घास एक बीजपत्री आवृत्ति पादप है जो ग्रैमिनी के अंतर्गत आते हैं। रेशेदार जड़ें अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। अपस्थानिक जड़ें तथा पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास एक बीजपत्री की चारित्रिक विशेषता है। अब 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है क्या है? स्टारफिश तारपीन। स्टारफिश संघ इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इन जंतुओं में आमाशय को जठरागमी, जठर निर्गमी तथा जठर निर्गमी अदनाल या पाचक ग्रंथियों में विभक्त किया जा सकता है। स्टारफिश में किसी अन्य कठोर कवच युक्त जंतु के शिकार के समय भोजन ग्रहण करते समय संपूर्ण जठरागम तथा आमाशय को बाहर पलटने की अद्भुत क्षमता होती है। यह प्रक्रम शारीरिक पेशियों के संकुचन तथा प्रगुहीय तरल के दबाव द्वारा संपन्न किया जाता है। अब एक कोमल पदार्थ को खाने या पोषण के पश्चात आमाशय को 5 जोड़ी अंकुचक पेशियों द्वारा शरीर में वापस ले लिया जाता है। ठीक है। अब 125 नंबर, मानव शरीर में क्षुद्रांश और बृहदांश की लंबाइयों का अनुपात कितना है? 5:1 है। यानी सामान्यतः एक वयस्क मनुष्य की क्षुद्रांश या छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर या 22.5 फीट होती है, जबकि बृहदांश या बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर यानी 5 फीट होती है। इस प्रकार क्षुद्रांश या बृहदांश की लंबाई का अनुपात 5:1 होगा। अब है 126 नंबर, मानव शरीर का सामान्यतः सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। यह 37 डिग्री और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। C/5 F-32/9 फ़ारेनहाइट बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। क्या होगा? 127 का ए नंबर, वायु, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है? ऊष्मा के क्या है? कुचालक है। यानी जिन वस्तुओं में विद्युत ऊष्मा का प्रवाह न हो सके उसे कुचालक कहते हैं, जैसे वायु, लकड़ी, प्लास्टिक आदि। अब 128 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्र समीर का कारण है। क्या है? यानी दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा क्या? शीघ्र गर्म होना। अब बी है, दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। अब ऑप्शन नंबर सी है, रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल की धीमी गति से क्या होना? ठंडा होना। अब ऑप्शन नंबर ए है, दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो सूर्य की अपेक्षा स्थल गर्म हो जाता है। अब स्थल की वायु भी समुद्र की वायु से अधिक गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है, फैलकर हल्की हो जाती है तथा हल्की होकर ऊपर उठती है। अतः स्थल पर निम्न वायुभार तथा समुद्र पर उच्च वायुभार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र तथा ठंडी वायु चलती है, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। अब 129 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास 3 प्रश्नलियाँ ABC में है, फिनोल्फथीन विलयन में है। प्रश्नली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्साइड विलयन और सी में आसुत जल की 2 से 3 बूंद प्रत्येक प्रश्नली में डालने के तुरंत पश्चात यह आप प्रत्येक प्रश्नली के विलयन के रंग का प्रक्षेपण करेंगे तो आप यह पाएंगे कि इन प्रश्नलियों में विलयन के रंग इस प्रकार है। क्या होगा? ए में रंगहीन, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन। यानी फिनोल्फथीन एक सूचक है। यह जलीय तथा अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। प्रश्नली A+HCl रंगहीन है। प्रश्नली B+NaOH गुलाबी रंग। प्रश्नली A+HCl रंगहीन, प्रश्नली B+NaOH
गुलाबी रंग, प्रकनली सी प्लस अशुद्ध जल रंगहीन होगा। यानी कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, वह यह प्रक्षेपण करेगा कि क्या करेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजक का एक मिश्रण होता है जो थेलोफाइटा समूह के लीथेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जो नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जबकि लाल लिटमस नीला कर देता है। अब 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसा ही रहने देने के पश्चात प्रक्षेपण करने पर हम पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों को बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम है। क्या है? बजरी, बालू, मृतिका, जल और ह्यूमस है। बगीचे की मिट्टी को बीकर में डालकर हिलाने पर एवं उसे कुछ देर पुनः स्थिर रखने पर तली से शीर्ष की ओर क्रमशः बजरी, बालू, मृतिका, जल, ह्यूमस की परत प्राप्त होती है। ठीक है। अब 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? यानी मृदन और दोमट, मृदन या दोमट होनी चाहिए। दोमट मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह रेत एवं चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण होती है। दोमट मिट्टी में वृद्धि करती हुई जड़ें आसानी से भूमि में प्रवेश कर जाती है। दोमट मिट्टी में गेहूं, बाजरा, जौ, दलहनी फसलों की पैदावार अच्छी होती है। अब 133 नंबर क्वेश्चन, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी जाती है तो इस परत का एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। यानी कॉपर प्लेट के नम वायु में रखे यह वायुमंडलीय CO2 नमी तथा O2 के साथ क्रिया करके हरे रंग तथा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब 2Cu प्लस CO2 प्लस H2O प्लस O2 जब रिएक्शन करेगा तो CuCO3 CuOH होल 2 बनेगा। ठीक है। अब 134 नंबर क्वेश्चन, ईंधन के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है? किस में किया जा सकता है? उसमें किलो कैलोरी किलोग्राम में। ठीक है। किलो किलोग्राम यानी ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है। 1 ग्राम ईंधन के पूर्वोत्तर दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा ईंधन का कैलोरी मान कहते हैं। अब 135 नंबर क्वेश्चन है, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में क्या हो? आयोडीन हो। क्या हो? आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के उचित रूप में क्रियाशीलता के लिए आयोडीन की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः कायांतरण हेतु टैडपोल मेढक के बच्चे के वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त जल आवश्यक है। अब 136 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः उपयोग में होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम होगा? किसका होगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का। किसका मान होगा? LPG का। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का ऊष्मीय मान 45.5 mJ पर kg, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का ऊष्मीय मान 46.11 mJ kg तथा पेट्रोल का ऊष्मीय मान 45.8 mJ kg होता है। अब 137 नंबर क्वेश्चन है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। अब आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग क्या है? 1। कितना है? यानी वायु में 78.08% नाइट्रोजन और 20.95 ऑक्सीजन तथा 1% शेष अन्य गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SCH पर मीथेन, आर्गन, ओजोन, जलवाष्प होती है। ठीक है। अब 138 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? कौन सा करती है? कौन है? अग्नाशय। कौन करती है? अग्नाशय।
यानी ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। मधुमेह इंसुलिन के नियंत्रित होता है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। यानी अग्नाशय शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। मधुमेह इंसुलिन के नियंत्रित होता है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। अब 139 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 139 नंबर का उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कर रहा है, यानी स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा चुंबकीय बल प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि घर्षण बल प्रकृति में नहीं पाया जाता है। यह दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करने वाला बल होता है। ठीक है। अब 140 नंबर क्वेश्चन, कोई व्यक्ति गोआटर नामक व्यक्ति से ग्रस्त है। इस व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? कौन नहीं कर रही है? थायराइड ग्रंथि। कौन है? थायराइड ग्रंथि। यानी कोई व्यक्ति ग्वाइटर नामक व्यवधाई से ग्रसित है तो उसे कौन है? थायराइड ग्रंथि काम नहीं कर रही है, करने करते। यदि कोई व्यक्ति ग्वाइटर नामक व्याधि से ग्रसित है तो उसका थायराइड ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही है। थायराइड मानव शरीर का एक प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन के निचले हिस्से में होती है तथा छोटी सी यह ग्रंथि शरीर में हार्मोन का निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण कर रखती है। अब 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इसका अर्थ है कि वह विज्ञान जो हमें पढ़ते हैं उसको क्या करें? बच्चों को समझ आने योग्य होना चाहिए। यानी अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चों को प्रति ईमानदारी होना चाहिए, अर्थात बच्चों को समझ आने योग्य होना चाहिए। अब 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानवीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय क्रम अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं का उल्लेख करें। क्या होगा? पहला है बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। दूसरा है बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। तीसरा है मापनी बेलन के अल्पसंख्यक न्यूनतम माप को लिखिए। ठीक है। चौथा है बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक को लिखिए। बताए गए उद्देश्यों के लिए निम्न में से कौन सा चरण सही क्रम में है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी है, यानी तीसरा चौथा दूसरा और पहला, यानी पहला सी, यानी मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने का सही क्रम विकल्प सी के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। अब 143 नंबर क्वेश्चन, वंदना की रुचि कक्षा 8 की शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशल के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्मजीवों पर आधारित प्रक्रम को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन सी पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए? कौन सी देनी चाहिए? कौन सी देनी चाहिए? बी, यानी परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, उसे परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति की प्राथमिकता देनी चाहिए। अब 144 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। प्रश्न और जांच पड़ताल के कौशलों का अर्जन करना, यानी प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने सिखाने का मुख्य अपेक्षा है। अब 145 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? किस पर बल देना चाहिए? यानी ऑप्शन नंबर ए है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करें। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को क्या क्या कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थी को मदद करने में बल देना चाहिए। अब 116 नंबर क्वेश्चन, 146 नंबर क्वेश्चन, एक प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप? आयु के अनुरूप होना चाहिए। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। अब 147 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 6 के पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? शिक्षार्थियों द्वारा
हस्त सिद्धि कार्य क्रियाकलापों को करके, शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्धि क्रियाकलापों को करके किया जा सकता है। ये पदार्थों का पृथक्करण विषय शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्धि क्रियाकलापों को कराकर सबसे अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। अब विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को क्या करें, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। विज्ञान के संदर्भ में रचनावाद का अर्थ है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। अब 149 नंबर क्वेश्चन है, अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं का निष्पादन करने के लिए कहती है। क्या कहती है? पहला है कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। दूसरा है विद्युत प्रवाह कीजिए और देखिए कि क्या होता है। तीसरा है लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। चौथा है तार के सिरों को सेल में टर्मिनल से जोड़िए। वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी तीसरा चौथा पहला दूसरा। ठीक है। अब 150 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गणित और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति का उदाहरण देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है? यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ए, बी और डी सही है। यानी विद्युत घंटी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करती है, इसलिए विद्युत घंटी के हथौड़े की गति का उदाहरण गति संबंधित है नहीं है। ठीक है। परंतु समय का प्रकरण पढ़ाते समय गलत उदाहरण है। यानी गतिमान कार में बैठे लड़की का कार लड़के की कार के अनुसार, ये सही है। बी भी सही है। मैरी गो राउंड में बैठे लड़कों की गति। डी है बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति। ठीक है। यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।